प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था संधि और संधि में व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में आगे के हम नियम देखते हैं। अगला नियम है कि ई या ऊ स्वर हो संधि चिन्ह से पहले और उसके बाद स व्यंजन आ जाए। ये दंत्य स है, दंत से इसका उच्चारण होता है, वर्त से भी होता है। तो स बाद में स व्यंजन आ जाए तो बाद के स व्यंजन को हम श व्यंजन में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो श है ये मूर्धा से बोला जाता है, इसे दंत्य स कहते हैं, इसे मूर्धन्य श कहते हैं। तो संधि चिन्ह से पहले इन दोनों में से कोई स्वर आ जाए, बाद में स व्यंजन आ जाए तो स श में परिवर्तित हो जाएगा। संधि चिन्ह से पहले कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप यहां देखिए, यहां है नि जमा सेध, तो यहां ई स्वर है, न में ई स्वर है और ई स्वर के बाद यहां स व्यंजन है। तो हम क्या करेंगे, इस स व्यंजन को श में परिवर्तित कर देंगे। इस स व्यंजन में यदि कोई स्वर जुड़ा हुआ है, जैसे यहां स में ए है, यहां स में ई है, यहां भी ए है, यहां ई है, यहां अ है, यहां आ है, यदि स व्यंजन में कोई स्वर जुड़ा हुआ है तो वो स्वर श व्यंजन में जुड़ जाएगा। जैसे आप इस उदाहरण को देखिए, नी जमा सेध, यहां न व्यंजन में ई स्वर है और बाद में स व्यंजन आ गया है, यानी ई स्वर के बाद स व्यंजन आ गया। तो यहां हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा। स व्यंजन श में परिवर्तित हो जाएगा, जो मात्रा है वो ज्यों की त्यों लग जाएगी। और ध, नी जमा सेध निषेध। ठीक है, आगे देखिए, यहां न में ई है, यहां स व्यंजन आ गया है, तो इसको जो का त्यों लिखेंगे, स को श कर देंगे और स को ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई यहां लग जाएगी और द और उसके पैर में ध, नी जमा सिद्ध निषिद्ध हो जाएगा। अभी जमा सेक, यहां भी आप पहले देख लीजिए, सभी में ई स्वर है या ऊ स्वर है, यहां ऊ है, यहां सभी में ई या ऊ स्वर है। ठीक है, और बाद में सभी में स व्यंजन आ रहा है। उस स व्यंजन में कोई स्वर हो या ना हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें व्यंजन देखना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा अभी, स को श में बदल देंगे, अभिषेक। बस आप इसी तरह से करते जाइए। अभी जमा सिक्त, अभी ये श हो जाएगा, ऐसे अभिषिक्त। अभिषिक्त का अर्थ है जिसका अभिषेक कर दिया गया है। अभिषेक का विशेषण होता है अभिषिक्त। अनुजमा संग, तो ये हो जाएगा अनु और श में बदल जाएगा अनुषंग। अनुषंग मैंने साथ। नी जमा संग, तो यहां नी श में बदल जाएगा। ठीक है, ऊपर अनुस्वार और ग, नी जमा संग निशंग। निशंग तुणीर या तरकश को कहते हैं। वी जमा साध, तो वी श में बदल जाएगा। आप देख रहे हैं, हमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना। पहले ई या ऊ स्वर हो, बाद में स व्यंजन हो, तो स को श में बदलना है। ठीक है, प्रति जमा सेध, तो यहां प्रति स श में परिवर्तित हो जाएगा प्रतिषेध। यहां परि जमा सद, परि स श में परिषद। ठीक है, सद शब्द में द को हल चिन्ह लगता है, इसलिए परिषद शब्द में द को हमेशा हल चिन्ह लगता है। ठीक है, नी जमा सेचन, नी शे च न, निषेचन। ठीक है, गर्भ धारण करना निषेचन क्रिया होती है। उपनी जमा सद, तो यहां ई है, यहां स है, तो उ प नी। असल में ये नी उपसर्ग है,
नी उपसर्ग में उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है, दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं यहां, ठीक है। उपनी और श में बदल गया उपनिषद। वी जमा सम, यहां भी ई है, यहां स व्यंजन है, तो वी श में बदल गया विषम। इसी तरह से यहां सु जमा समा, यहां आपको इस स को कोई परिवर्तित नहीं करना, बाद में करना है। सुषमा, सुषमा का अर्थ होता है सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता को भी सुषमा कहा जाता है। सुजमा सुप्त, तो ये सु ये जो का त्यों रहेगा, ये स व्यंजन श में परिवर्तित हो गया सुषुप्त, ठीक है, इस तरह से हो गया। सुजमा स्मिता, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान, स्मित, और आप प्रत्यय लगने से बन गया स्मिता, यानी मुस्कान वाली, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। सुजमा स्मिता, सुंदर मुस्कान वाली, यानी जिसकी मुस्कान सुंदर है उसे सुष्मिता कहा जाता है। तो यहां भी ऊ के बाद स आ गया, तो ये स को श में बदल देंगे। ऐसे ई की मात्रा है म पर, तो वो यहां से लग जाएगी सुष्मिता। ये जो दो उदाहरण हैं ये मैंने अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक अपवाद भी है। वो क्या है, यहां ई है, यहां भी ई है, ई के बाद यहां स व्यंजन आ रहा है, यहां भी स व्यंजन है, ये तो सब इस नियम के अनुकूल है। बाकी जब परिवर्तन होगा, संधि होगी, तो थोड़ा सा अंतर आएगा कि ये वी है, स श में बदल जाएगा ऐसे, और ये जो न है ना, ये ण में परिवर्तित हो जाएगा। पहला जो आधा न है आधे ण में, और पूरा न पूरे ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो वी जमा सन्न विषण्ण, विषण्ण का अर्थ होता है निराश, ठीक है। तो विषण्ण, ये आधा न और ये पूरा न दोनों ण में परिवर्तित हो जाएंगे। ये इसमें अलग है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है, आप इसको ध्यान रखना अलग से। नीजमा स्नात, तो नी आधा स आधे श में बदलेगा, यहां तक इस नियम के अनुसार ही होगा। ये न जो है ये ण में परिवर्तित हो जाएगा। नीजमा स्नात निष्णात, निष्णात का अर्थ होता है किसी विषय में बहुत दक्ष या पारंगत को निष्णात कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा व्यंजन संधि का अगला नियम। अब आप देखिए, ई या उ स्वर के बाद स्थ आ जाए तो स्थ को ष्ठ कर देंगे। पहला, इससे पिछला जो नियम था उसमें ई या उ स्वर था, बाद में स व्यंजन भी था, इसमें भी स व्यंजन है, लेकिन उसमें किसी भी उदाहरण में स व्यंजन के तुरंत बाद थ व्यंजन नहीं था। तो यहां क्या है, आधा स होगा और साथ में थ होगा, तो स्थ बन गया। ये स्थ ष्ठ में परिवर्तित हो जाएगा, यानी आधे स का आधा श हो जाएगा और थ का ठ हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इन सब उदाहरणों में देखेंगे, यहां ई स्वर है, ठीक है, यहां उ स्वर है, यहां ई है, और बाद में सभी में स्थ है। स आधा होगा, थ में कोई भी स्वर जुड़ा हो सकता है। जैसे आप इसको यूं कह सकते हैं कि स्थ व्यंजन होगा तो यह ष्ठ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ सब में थ में आ है, यहाँ ई है, यहाँ आ है, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, तो कोई भी थ में कोई भी स्वर हो सकता है। तो प्रति जमा स्था, यहाँ आप देखें ई है, यहाँ स्थ आ गया, तो उसी तरह से आपको और कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल जो बाद का स्थ है उसको ष्ठ में बदलना है, यानी कि स श में और थ ठ में, और जो स्वर थ के साथ है वो ठ के साथ हो जाएगा। प्रति जमा स्था प्रतिष्ठा, आपको इधर कोई परिवर्तन नहीं करना। तो प्रति जमा स्थित इसी तरह से हो जाएगा। आप बस ऐसे परिवर्तित करते जाइए, स को श में और थ को ठ में प्रतिष्ठित हो जाएगा। प्रतिजमा स्थापना प्रतिष्ठा, ये आधा स और था, प्रतिष्ठापना
प्रति जमा स्थान, तो यहाँ हो जाएगा प्रतिष्ठान। जैसे अधि जमा स्थाता, तो ये हो जाएगा अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। ठीक है। अनुजमा स्थान, अनुष्ठान हो जाएगा, आधा स थ श और ठ में बदल गया। निजमा स्था, निष्ठा। विजमा स्था, विष्ठा। निजमा स्थुर, निष्ठुर। निष्ठुर शब्द ऐसे ही बनता है, स्थुर शब्द में नी उपसर्ग लगने से इनकी संधि हो जाती है और ई के बाद स्थ आ गया तो ये स्ठ में परिवर्तित हो गया। अब आप देखिए अगला नियम, री, र या श। ये तीन वर्ण हैं। संधि चिन्ह से पहले इन तीनों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आ जाए और बाद में न व्यंजन हो तो बाद का न व्यंजन ण व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। यहां आपको एक दो तीन बातें और ध्यान रखनी है। एक ये है कि जो बाद का जो न है, ये न व्यंजन संधि चिन्ह के तुरंत बाद हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि संधि चिन्ह के बाद कोई और व्यंजन है और उसके बाद न है। यानी कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि संधि चिन्ह के बाद जहां भी न व्यंजन होगा वो चाहे शुरू में हो, मध्य में हो या अंत में हो, वो न व्यंजन जहां भी है वहीं उसको ण में परिवर्तित कर देंगे। एक बात तो ये है, ठीक है, जो इससे अलग है। दूसरी बात ये है कि जो यहां र व्यंजन है और यहां मान लो न व्यंजन है, इस र और न व्यंजन के बीच में कोई स्वर है या कवर्ग का कोई वर्ण है, कोई स्वर हो या कवर्ग पवर्ग का कोई वर्ण हो, ठीक है, तो कोई व्यवधान नहीं होता। अभी मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। व्यवधान नहीं होता। ठीक है। पहले तो आप इसको ऐसे समझें, यहां री है जमा, यहां न व्यंजन है, ठीक है। न व्यंजन में न में अ है, वो इसके अंदर स्वर है, वो ण में आ जाएगा। तो यहां नियम क्या कहता है कि री के बाद जब न आ जाएगा तो न ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इस री में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ण में बदल गया और न में अ स्वर था वो ण में आ गया। तो री जमा न ऋण होता है। जैसे आप एक उदाहरण देखिए, भूष जमा अन, यहां श व्यंजन है, यहां अ स्वर है और उसके बाद न व्यंजन है। तो यहां आप देखेंगे जो मैंने बताया था कि इन तीनों के बाद श जरूरी नहीं है शुरू में हो, बाद में भी हो सकता है। इन दोनों वर्णों के बीच में कोई भी स्वर आ जाए, जैसे यहां श वर्ण और न वर्ण के बीच में अ स्वर आ रहा है, तो हमने कहा कोई व्यवधान नहीं होता। व्यवधान का मतलब ये नियम टूटता नहीं है, ये नियम ज्यों का त्यों काम करेगा। अगर बीच में कोई भी स्वर आ जाए या कवर्ग का कोई वर्ण आ जाए या पवर्ग का कोई वर्ण आ जाए, ठीक है। अब आप यहां देखिए भूष जमा अन, तो श में अ आ जाएगा एक तो यहां, ठीक है, क्योंकि यहां कोई स्वर नहीं है, ये इसमें आ जाएगा और न व्यंजन ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नियम काम करता है। अब आप इसके और उदाहरण देखिए। ये उदाहरण देखिए, परिजमा नाम। यहां आप देखेंगे कि संधि चिन्ह से पहले र व्यंजन में ई स्वर है, तो र व्यंजन है,
ठीक है। यहां और बाद में क्या आ गया, ई स्वर आ गया। हम कह रहे हैं कि री र या श होना चाहिए, तो यहां र व्यंजन तो है, उसके बाद ई स्वर आ गया, बाद में न व्यंजन है, यानी कि यहां र व्यंजन और यहां न व्यंजन के बीच में ई स्वर है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। जैसे परि शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प जमा अ जमा र जमा ई, ये हो गया परि, उपसर्ग है इसका, ये वर्ण विच्छेद हो गया। नाम का न जमा आ जमा म जमा अ, ठीक है। अब आप देखिए यहां र व्यंजन है, यहां न व्यंजन है, इनके बीच में ई स्वर है। तो जब संधि चिन्ह से पहले र व्यंजन हो, बाद में न व्यंजन हो और बीच में अगर इनमें से कोई आ जाए तो कोई व्यवधान नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए कि ये नियम यहां लागू हो रहा है। ये यहां हम इसको मिटा देते हैं एक बार। तो यहां आपने देखा कि यहां र व्यंजन है और यहां न है, तो हम बाद में न में परिवर्तन करेंगे, परि जमा नाम, न को न हो जाएगा, परिणाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, परि जमा मान, यहां भी इसी तरह से र व्यंजन है और यहां न व्यंजन है। तो र और न के बीच में क्या क्या है, र के बाद ई है, फिर उसके बाद म व्यंजन है, फिर आ स्वर है, यानी कि र और न, इन दोनों व्यंजनों के बीच में एक ई स्वर हो गया, एक म व्यंजन हो गया और एक आ स्वर हो गया, तीन वर्ण हो गए। और तीनों वर्ण ऐसे हैं कि जिनसे कोई व्यवधान नहीं होता। तो ये यहां क्या होगा, परि जमा मान परिमाण। आपको परिवर्तन न व्यंजन में ही करना है और कहीं नहीं करना। ठीक है, परि जमा नत, तो ये हो जाएगा परिणत। परि जमा नीत, परिणीत। न को न कर देंगे, उसके साथ जो स्वर जुड़ा हुआ है वो ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा। परि जमा नीता, परिणीता। परिणीत होता है विवाहित, परिणीता विवाहिता। ठीक है, परिणत यानी परिवर्तित। परिणाम नतीजा, परिमाण मात्रा। परि जमा नति, तो ये हो जाएगा परि, न में बदल जाएगा परिणति। ठीक है, प्र जमा नाम, प्र, न को न हो जाएगा प्रणाम। यहां भी आप देखेंगे अगर हम प्र का वर्ण विच्छेद करेंगे तो प जमा र जमा अ हो जाएगा और बाद में न व्यंजन है। तो यहाँ जो बाद का न व्यंजन है ये और इस र, इसके बीच में अ स्वर आ रहा है, यानी कोई भी स्वर आ जाए इनके बीच में और इनके दोनों के बीच में कोई भी स्वर आ जाए तो कोई व्यवधान नहीं है, यानी कि नियम ज्यों का त्यों लागू होता है। तो यहाँ हो जाएगा इसी तरह से, यहाँ प्र जमा मान प्रमाण होगा, प्र जमा न्याय प्रणय हो जाएगा, प्र जमा नीत प्रणीत। इस तरह से प्र जमा अंगन। यहाँ आप देखिए अस्वर भी आ गया है, तो अस्वर इसमें जुड़कर आ बन जाएगा, अ और अ मिलकर आ भी हो जाएगा प्रांग गण। ग न मण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि दो इसमें दीर्घ संधि का नियम भी लागू होगा और न को न होके व्यंजन संधि का नियम भी लागू होगा। यहाँ दोनों ही होंगे, ये विशेष है, इसको आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, प्र जमा अंगन प्रांगण होता है। दूष जमा अन, ये भूष जमा अन की तरह है। श, उसके बाद यहाँ न है, बीच में स्वर है, तो ये जो अस्वर है वो इसमें आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा श पूरा और न का ण हो जाएगा, दूषण यानी दूषित करना। त्रिश जमा ना, तो यहाँ श व्यंजन है और यहाँ न आ गया, क्योंकि यहाँ कोई स्वर नहीं है तो श आधा ही रह जाएगा और न को ण हो जाएगा तृष्णा। ऐसे ही एक शब्द है, मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, कृष जमा न, ये भी इसी तरह से है, त्रिश जमा ना की तरह। यहाँ भी श व्यंजन है और यहाँ न है,
तो ये श आधा ज्यों का त्यों रह जाएगा और न का ण हो जाएगा। कृष्ण शब्द ऐसे बनता है, कृष्ण जमा न कृष्ण, और शूर्प जमा नखा। शूर्प होता है छाछ, छाछ जिससे हम वो कोई अनाज वगैरह साफ करते हैं। शूर्प जमा नखा, छाछ जैसे बड़े बड़े नखा, नखा मतलब नाखूनों वाली, जिसके नाखून छाछ जैसे बड़े बड़े हों। तो यहाँ आप देखेंगे, अब इसमें क्या है, अब इसमें आप अच्छी तरह से देखें। शू, शू के बाद र के बाद प, यानी कि र व्यंजन के बाद प आ रहा है, ठीक है, प आ गया। फिर ये आ रहा है नखा का न, यानी कि इस र व्यंजन और इस न व्यंजन के बीच में क्या आ रहा है, प व्यंजन। हमने कहा कि इधर कोई भी वर्ण, इन तीनों में से कोई भी वर्ण हो और बाद में न व्यंजन हो तो न को ण हो जाता है। तो आप कहेंगे कि र और न के बीच में तो प आ रहा है। फिर हमने उसका ये तोड़ बताया है कि कोई भी स्वर बीच में आ जाए या कवर्ग आ जाए या पवर्ग आ जाए तो कोई परिवर्तन, तो कोई व्यवधान नहीं होता। अब र और न के बीच में पवर्ग का वर्ण आया है, इसलिए यहाँ कोई व्यवधान नहीं होगा, यानी कि नियम ज्यों का त्यों लागू होगा। तो शूर्प जमा नखा, तो यहाँ हो जाएगा शूर्प और न को ण हो जाएगा शूर्पणखा, ठीक है। तो ये नियम इस तरह से कार्य करता है। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप संकोच न करिए, आप कमेंट बॉक्स में, ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट्स लिखें, कोई प्रशंसा से भरे शब्द लिखें, आप उसमें आलोचना भी कर सकते हैं। आप उसमें कोई चीज़, आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई नियम या कोई उदाहरण, तो आप पूछ सकते हैं, आप अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जहाँ जहाँ आपको दिक्कतें होंगी, आपकी दिक्कतों को दूर करता हुआ आगे चलूँगा। तो सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, पहले तो देखें, देखने के बाद अगर पसंद आता है तो उसे लाइक करें और उसको शेयर करें, और ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें उसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।